वेलकम टू सुमित सर फिजिक्स। आज के हम इस लेक्चर में जो बात करने जा रहे हैं क्लास 12th का जो एक नया टॉपिक्स है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से लिया गया है। अब जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरह से इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ताकि इसको पढ़ने के बाद आपसे ऐसा न होगा कि भले वो नीट का प्रीवियस ईयर हो या आपका जेई का प्रीवियस ईयर हो, आईआईटी जेई का प्रीवियस ईयर हो, चाहे जेई मेंस का हो, आपको टोटल के टोटल क्वेश्चन सॉल्व होना 100% गारंटी है। तो आप क्या कीजिए कि मेरे लेक्चर को कंप्लीट देखिए, क्योंकि हम अब ये क्या करने जा रहे हैं कि एक ऐसा स्टैंडर्ड आपको देने जा रहे हैं, चाहे प्लस समझिए कि आपको इस तरीका से आपको हम समझिए कि एक नोट से लेके आपको क्वेश्चन तक आपको हम एक कंप्लीट हम लेक्चर क्या करेंगे, आपको फिजिक्स का डालेंगे और आपको टोटल के टोटल नोट भी आपके डिस्क्रिप्शन में अब नेक्स्ट लेक्चर से हम डालेंगे। तो इसलिए ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, देखने के लिए आपको टोटल के टोटल मेरे फिजिक्स के आपका लेक्चर देख के आपको क्या हो जाएगा, फिजिक्स की प्रिपरेशन हो जाएगा। और किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से हमको करना है, सारा जो हम अब इस जो हम एक एक करके हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि अभी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप लोग क्या कीजिए कि पेन और नोटबुक आप लोग क्या कीजिए कि अभी निकाल लीजिए और फटाफट जो अभी हम बोले उसको लिखना है, आपको साथ साथ लिखना है और साथ साथ आपको क्या करना है कि इस टॉपिक को समझना है और जो अभी ही आज ही जाके आपको क्वेश्चन करना है ताकि मेरे ये जो मेहनत है वो मेहनत में हमारा सफल हो। क्योंकि अगर आप ये लेक्चर देखने के बाद अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा कि हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो आप जो पिछले लेक्चर में पढ़े होइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब क्या हुआ कि जो ये मेरा कोई गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये कोई एरिया दिया हुआ है, इससे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है आपका, इससे है तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। ये जो देख रहे हैं ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, आपका कितना नंबर ऑफ का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इससे पास हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस डेफिनेशन से अभी आपको पता चल गया। अब देखिए कि दूसरा डिफिनीशन जो इसको और में हम लोग और में क्या करेंगे, दूसरा डिफिनीशन हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या होता है कि इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड। ये देख रहे हैं कि इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज, हम लोग क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैथमेटिकली क्या डिफाइन करते हैं कि ये जो आपका है कि डॉट प्रोडक्ट है किसका, एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो एरिया वेक्टर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम जो पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसको देखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम लोग इससे रिलेट करते हैं और यहाँ एक एरिया वेक्टर लिए हैं। तो एरिया वेक्टर सबसे पहले समझेंगे कि एरिया वेक्टर होता क्या। अभी तक तो आप लोग एरिया जान रहे हैं कि एरिया क्या होता है, लेकिन एरिया वेक्टर होता क्या है। तो ये देखिए कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो ब्लैक करके जो दिख रहा था आपका, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या देखो, जो एरिया वेक्टर जो है वो एरिया वेक्टर समझिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझिए क्या कि आपको वेक्टर क्वांटिटी है तो है, वो क्या है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास कुछ न कुछ क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो इसका जो डायरेक्शन होता है, जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया, वो जो क्रॉस सेक्शन जो देख रहे हैं इसका क्रॉस सेक्शन इसके परपेंडिकुलर होता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अभी हम समझते हैं कि जैसे देखिए कि आपका जैसे देख रहे हैं कि नोटबुक है आपका जो आपका, तो इस पे जो देख रहे हैं कि ये इसका एरिया हुआ, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा, इस पे जो परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा उसका एरिया वेक्टर होगा। यानी उसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर के क्या होगा, तो उसमें जो क्रॉस सेक्शन जो है आपका, जो क्रॉस सेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड उस एरिया के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड जो होगा वो जो इसका एरिया होगा उसके बराबर। मतलब समझिए कि एरिया वेक्टर क्या है। तो यहाँ एरिया वेक्टर को भी हम डिफाइन कर देते हैं कि एरिया वेक्टर क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है मेरा वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, इट्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन होता है अलोंग
परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया, जो भी है क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके परपेंडिकुलर, एंड मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो उसका एरिया होगा, मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका जो एरिया होगा वो एरिया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन किए कि इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि अगर इस जो हम लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है और इसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके परपेंडिकुलर, मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग डीएस से ले रहे हैं, डीएस क्या लिए, यही एरिया वेक्टर है, डीएस हम लोग का एक छोटा सा एरिया माने हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका ई डॉट ए भी लिख सकते हैं, आपका ये एरिया वेक्टर है और ए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, तो अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम लोग डोनेट करते हैं किससे, फाई से, यानी क्या हुआ कि आपका जो इट इज जनरेटेड बाय क्या है, इट इज जनरेटेड बाय फाई, इसको हम लोग डोनेट करते हैं किससे, फाई से, तो फाई जो होगा मेरा यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाई, वो फाई क्या हो जाएगा, ई डॉट ए, ई डॉट ए कहने का मतलब क्या हो गया कि यानी डॉट प्रोडक्ट है, क्या है डॉट प्रोडक्ट, किसका है देख रहे हैं ना, डॉट प्रोडक्ट है, ऑलरेडी वेक्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या हो, ई डॉट ए मतलब क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डॉट एरिया, यानी क्या हो जाए यहाँ से जैसे ही डॉट प्रोडक्ट लिखने का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया और वेक्टर और क्या हो जाएगा आपका इनटू क्या होता है cos थीटा, ये मेरा होता है डॉट प्रोडक्ट में, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर में कि ये डॉट डी क्या होता है आपका ए बी cos थीटा, उसी तरह से हो गया ई डॉट ए मतलब ई ए cos थीटा, तो यहाँ से मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आ गया। ये देखिए अगर मान लीजिए कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखते हैं, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको स्मॉल इंटीग्रेशन के टर्म में लिखते हैं ऐसे ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस ये लेते हैं हम लोग, ये जो मेरा है एरिया इनक्लोज जो है आपका देख रहे हैं उसका जो आपका ये दिख रहा है ई डॉट डी एस, यहाँ इसको पढ़ते हैं हम लोग कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये भी क्या है मेरा एरिया वेक्टर, तो ये मेरा ई हो गया जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपका डीएस है जो क्या है मेरा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, तो आपसे अगर पूछ दे कि बोर्ड में पूछ दे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो आप एक डिफिनेशन कोई भी लिख दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, चाहे दूसरा लिख सकते हैं कि मैथमेटिकली डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या है और कौन है वो सबको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बोर्ड में अगर अच्छा नंबर लाना है, हम बोर्ड के लिए भी बता रहे हैं क्योंकि अभी देखिए न्यूमेरिकल तो बता नहीं रहे कि आपको, अब बोर्ड के लिए से थ्योरेटिकल बोर्ड के लिए जो पूछेगा तो उसमें अगर आपसे पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो डिफाइन अच्छे से कर ही देंगे और साथ में क्या करेंगे एक बॉक्स बना के ऐसे लिखेंगे ताकि जो एग्जामिनर जो हो, एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको देखने में थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगे और थोड़ा सा अच्छा लगे, तो आपको देखते ही क्या करेगा जो फुल में फुल मार्क्स दे देगा। और यहाँ पे उसके बाद क्या करना है हमको पेज भरने के लिए इसमें देख देना है कि फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी एरिया क्या है, डी ए क्या है, एरिया वेक्टर है, डी एस का एरिया वेक्टर, इस तरह से लिख देना है, एक फिगर में बना देना है, तो कि जो भी वो कॉपी चेक करेगा आपका, जो भी जो कॉपी चेक करेंगे तो वो आपको उसको सबसे पहले आपको जो फिगर दिखेगा और फिगर दिखेगा तो वो डायरेक्ट ये थ्योरी नहीं पढ़ेगा, आपको डायरेक्ट इसको देखा उसको दिमाग में आ जाएगा कि ये बंदा सब बहुत अच्छा है और ये सब कुछ जानता है, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही लिख दिए तो उसको थ्योरी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं कि मान लीजिए इसके पॉइंट पॉइंट करके कि मान लीजिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आए उसमें क्या होगा, तो मान लीजिए कि ये आपको दूसरा पॉइंट जो देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसा क्वांटिटी है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर। तो क्यों स्केलर है, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है आपका, जो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आपका, वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है उसका कौन सा क्वांटिटी है। तो देखिए, तो आपका क्या हो गया कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसका जो यूनिट होगा ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आप ई का पहले समझना होगा कि ई क्या होता है। तो ई इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि एफ बाई क्यू होता है। तो एफ का यूनिट क्या होता है, फोर्स है, फोर्स का न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो यहाँ क्या हो गया, ई का क्या हो गया आपका न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पे एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या उसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका न्यूटन कूलम इनवर्स
मीटर स्क्वायर। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है आपका, और दूसरा भी क्या बोलते हैं हम लोग, वेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेबर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या बोलते हैं? वेबर। ये होता है डब्ल्यू से डोनेट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो गया? वेबर। तो ये जो हम समझे कि, और इसका डायमेंशन निकालना, मान लीजिए कि इसका डायमेंशन ही पूछ दे रहा है, समझिए हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए क्या जो हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं, एक समझिए कि पूर्ण तरह से आपको हम ये कंप्लीट करवाएंगे, और आपको, ताकि आपको ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे कि आपको बाद में आपको पढ़ना पड़े। आप क्या कीजिए कि मेरा लेक्चर देखिए, आपको टोटल का टोटल कंप्लीट हो जाएगा। आप क्या कीजिए कि नोट बनाइए। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, तो इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन कहने का मतलब है कि एम एल टी के टर्म में जो हम लोग लिखते हैं उसका डायमेंशन क्या होगा? तो न्यूटन है। न्यूटन किसका है? फोर्स का। फोर्स क्या होता है आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का तो बड़का एम लिख दिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर का मतलब एल हो गया, और पर सेकंड मतलब क्या होगा? टी के पावर -2। ये तो मेरा इसका हो गया। क्यू क्या है मेरा? सी क्या है? सी मेरा है क्या? चार्ज। चार्ज का क्या होता है? आई टी। Q इक्वल टू क्या होता है? आई टी। आई का क्या होता है? ए, और टी का क्या होता है? टी फॉर टाइम। तो ए टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि यहाँ पे -1, और मीटर मतलब लेंथ, लेंथ के स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एम एक एल और एल स्क्वायर, मतलब एल क्यू टी, और टी एक वाला टी, तो क्या हो जाएगा? टी का -3 और ए के पावर -1। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ गए? इसका डायमेंशन, डायमेंशन रट भी सकते हैं आप, याद भी रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होता है। तो देखिए, तो इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए आप लोग, जल्दी। जो हम समझने जा रहे हैं वो है मेरा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड के लिए। और देखिए, अभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़े तो ऐसे ही इजी था, लेकिन ये जो गॉस थ्योरम, ये समझिए कि ये अगर पढ़ लिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्राइव करना, जो लंबा लंबा जो फार्मूला ड्राइव करते हो, फार्मूला ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझिए कि गॉस थ्योरम क्या होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेड विथ ए क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू, आपका यहाँ पे क्या है? इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस। मतलब क्या हुआ कि जो इसमें टोटल जो फ्लक्स जो होगा, जो क्या हो जाएगा? जो चार्ज इनक्लोज होगा, जो चार्ज जो इनक्लोज होगा, अब बाय क्या हो जाएगा आपका? इनटू क्या बोले? आपका इनटू बोले 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। इसको हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि ऐसे भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा? चार्ज इनक्लोज, आपका क्या बोल सकते हैं? चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बोल सकते हैं हम लोग क्या होगा कि नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? चार्ज इनक्लोज जो होगा, जो क्लोज सरफेस के अंदर में, उसको क्या करेंगे हम लोग? क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट से। इसको क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नॉट। तो इसको क्या हो जाएगा मेरा? वो मेरा निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, ये दूसरा गॉस थ्योरम बोला था। तो गॉस थ्योरम क्या कहा था कि जैसे मान लीजिए कि कोई क्लोज सरफेस है, एक कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर जो मान लीजिए कि चार्ज इनक्लोज है, और ये कोई चार्ज बाहर में है। ये चार्ज मेरा अंदर में है, और ये चार्ज देख रहे हैं जो मेरा क्या है? बाहर में। तो जो अंदर में जो टेकल, जो इसके द्वारा जो मेरा जो होगा आपका इलेक्ट्रिक, जो आपका फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा, इस दोनों चार्ज के द्वारा जो भी फ्लक्स होगा, जो भी फ्लक्स पास हो, जो भी प्रोड्यूस होगा, वो चार्ज इनक्लोज, जो चार्ज एरिया इनक्लोज जो होगा, जो सरफेस इनक्लोज होगा, उसके अंदर में जो चार्ज होगा, उसी के कारण क्या होगा? मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो ये लिखा है जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेड विद द क्लोज सरफेस, जो क्लोज सरफेस के द्वारा जो लिंकेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो क्या हो जाएगा? 1 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। उस सरफेस के द्वारा चार्ज जो इनक्लोज है। तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम लोग देख रहे हैं तो चार्ज इनक्लोज क्या है? Q1 बंद है अंदर में, और Q2 दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? एप्सिलॉन नॉट। ये तीसरा वाला जो चार्ज उसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये मेरा जो है ये गॉसियन सरफेस से बाहर है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या है? इसी को बोलते हैं कि ये क्या है? मेरा गॉसियन सरफेस है। इसको क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। जो क्या है आपका? ये गॉसियन सरफेस हो गया। ये मेरा एक इमेजिनरी सरफेस भी बोलते हैं कि आपका रियल इमेजिनरी भी होता है। तो ये मेरा क्या हो गया कि ये गॉसियन सरफेस। तो ये देखिए हम लोग गॉस थ्योरम। और देखिए आप अभी हम लोग जो देखे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो देखे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या देखे हम लोग कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई डॉट डी एस। अभी देखे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई डॉट डी एस, ये देखे, और एक दे देखे। तो हम लोग इसको दोनों को कंपेयर करके हम ये लिख सकते हैं ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? कि यहाँ से एरिया चाहिए, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, और चार्ज जो उस एरिया में जो बंद है वो चाहिए। एप्सिलॉन नॉट तो आपका एक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 8.85 × 10⁻12। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम बात किए हुए हैं पिछले लेक्चर में, तो उसको भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसको आप जाकर देखिए। तो ये मेरा हो गया गॉस थ्योरम। अब देखिए कि गॉस थ्योरम समझाए हैं, अब इससे हम क्या करेंगे? रिलेट करेंगे किसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखेंगे और उस पॉइंट को हम लोग समझेंगे, इससे रिलेट करेंगे। तो देखिए, तो पहले थोड़ा सा और डीपली हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या,
तो देखिए जो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इस तरह से दे दिया कि कोई सरफेस है, इस तरह से कोई सरफेस दे रहा है, ये भी हो सकता है कि गॉसियन सरफेस, चाहे हो सकता है कि इस तरह से भी कोई मेरा ये सरफेस है। तो अंदर में मान लीजिए चार्ज मेरा 2 और चार्ज 3 बंद है और बाहर में चार्ज मेरा 1 है। तो आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस करेगा तो कौन कौन सा चार्ज करेगा, तो ये एरिया के अंदर में जो बंद होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन सा प्रोड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 चार्ज, दूसरा चार्ज और तीसरा चार्ज, तीनों चार्ज करेगा, प्रोड्यूस क्यों करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर चार्ज को कहीं रख देते हैं तो सराउंडिंग में क्या करता है, फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये भी चार्ज अपना इफेक्ट दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, लेकिन फ्लक्स जो प्रोड्यूस करेगा वो क्या करेगा, जो उस सरफेस के अंदर में जो बंद है वही चार्ज सिर्फ क्या करेगा, आपका फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो इसके अंदर में अब जो फ्लक्स लिख रहे हैं तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q2 अब प्लस Q3 बाय आपका एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये मेरा देख रहे हैं कि गॉस थ्योरम इसको डिफाइन कर रहा है, सिर्फ डायरेक्ट बताया था एक थ्योरम के आपका जो नेट फ्लक्स होगा, मतलब जो यहाँ से टोटल जो मेरा फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं लोग गॉस थ्योरम के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है जो क्या है कि फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप, जो उसके जो गॉसियन वाला जो शेप है उसके शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो फ्लक्स जो मेरा होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होता है, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड कर रहा है कि चार्ज अंदर में बंद क्या है, कितना चार्ज अंदर में बंद है। तो भले वो शेप इस तरह का क्यों ना हो, चाहे भले वो शेप क्या हो, ऐसे क्यों ना हो, तो इसके शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे भले मान लो इस तरह से क्यों नहीं शेप हो, सब के केस में क्या हो जाएगा कि फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज क्या है उसके अंदर में Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। इसमें भी देख रहे हैं क्या हो जाएगा, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। इसके केस में भी देख रहे हैं फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो सब के केस में जो हम लोग देख रहे हैं कि फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q1 बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ पे जो आपको शेप पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसका गॉसियन सरफेस का शेप नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी फ्लक्स जो गॉस थ्योरम क्या कहा कि नेट फ्लक्स होगा जो चार्ज सिर्फ अंदर में क्या बंद है वो बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप एकदम दिमाग खोलकर इसको दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपका जो फ्लक्स होता है वो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई उपाय नहीं है बाबा, कोई उपाय नहीं है, आपको क्या करना होगा कि इसको समझना होगा, पढ़ना होगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये सब जो पॉइंट है तो आपको डायरेक्ट दिए, क्योंकि आप जाइएगा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आप डायरेक्ट देखिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए तो आप दूसरा क्या है कि फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, यहाँ पे जो लिख रहा है ना डॉट डॉट यहाँ कर दिए, तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन, जो अंदर में जो चार्ज होगा उसी पे डिपेंड करेगा। ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे कि एक चार्ज मान लीजिए अंदर में था, 2 चार्ज, एक बाहर में था। तो हम लोग जो फ्लक्स लिख रहे थे तो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे, बाहर वाला चार्ज से हमको कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि जो फ्लक्स जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा द पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द गॉसियन। तो ये इसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। मान लीजिए Q1 जो है वो Q1 यहाँ दे तब, या Q1 दे दे इसके इस यहाँ ना दे के मान लीजिए हो सकता है कि यहाँ दे दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसके अंदर में रहना चाहिए। उसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा कि गॉसियन सरफेस के पोजीशन अंदर में कहाँ पे है, वो सिर्फ देखना है कि Q1 बस उसका वैल्यू जो उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या है और कहाँ पे है, उससे डिपेंड नहीं करता है। और नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो आपका जो चार्ज जो होगा वो इनसाइड हो गॉसियन सरफेस के या आउटसाइड हो, वो दोनों के द्वारा होगा। मान लीजिए इनसाइड है वो या आउटसाइड है, वो सब के द्वारा प्रोड्यूस होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस जो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू चार्ज आउटसाइड और इनसाइड द गॉसियन सरफेस। आपका गॉसियन सरफेस के आउटसाइड और इनसाइड हो तो दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये जो मेरा इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट देखे। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं हम, उस समय नहीं बताए हैं, लेकिन उसके बाद हम बताने जा रहे हैं। इसलिए आपको बोले कि देखिए थ्योरी जो है ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, छोटा सा बना, आप आराम से बुक से भी देख के पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है और इस पे जो क्वेश्चन है, जो इसका कैसे हम लोग यूज करेंगे, ये अगर आप समझ जा रहे हैं, अगर इस चीज को आप पकड़ ले रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसको थ्योरी में पढ़ लिया रट लिया, लेकिन इसको हमको यूज नहीं करने आ रहा, तो हम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और वहां भी एग्जाम हॉल में आप लोग देखते रहिएगा बस घड़ी के, और उसके बाद आपका टाइम खत्म हो जाएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि उसको अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे कैसे उसका डिपेंड करेगा। यहाँ पे समझ लेता वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज जीरो इन द फ्लोइंग केसेस। जो फ्लोइंग केस है उसके केस में आपका फ्लक्स का वैल्यू जीरो होगा। तो फ्लक्स का वैल्यू कब कब जीरो होगा, तो फ्लक्स का जो वैल्यू पहला पॉइंट जो देख रहे हैं, फ्लक्स का वैल्यू कब जीरो होगा, जब मेरा
चार्ज जो होगा वो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर ना होगा, चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर होगा। तो फाई क्या लिखते हैं, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिखता है, वो अंदर में चार्ज है ही नहीं, तो क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, जीरो। मतलब क्या हो जाएगा आपका फ्लक्स, यहाँ पे जो लिख रहे थे क्या हो गया, जीरो। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं कि दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि डाइपोल के द्वारा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा जो आपका जो होगा फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा, वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा जो प्रोड्यूस होगा फ्लक्स प्रोड्यूस बाय, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि फ्लक्स प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो होगा। वो क्या हो जाएगा उस केस में जीरो। क्यों जीरो होगा, तो हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है आपका, एक प्लस और एक डाइपोल क्या होता है, प्लस चार्ज को और माइनस चार्ज को हम लोग स्मॉल सेपरेशन पे रखते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर इसको गॉसियन सरफेस के अंदर में हम लोग रखें तो क्या हो जाएगा, इसके द्वारा इस दोनों चार्ज को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी अंदर चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, जीरो। अब बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, जीरो। तो डाइपोल के द्वारा क्या होगा मेरा, फ्लक्स जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग तीसरा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका जो है, जो इनकमिंग जो होता है फ्लक्स, इनकमिंग जो होगा फ्लक्स, उसको हम लोग क्या लेते हैं, और आउटगोइंग है उसको क्या लेते हैं। इनकमिंग वाला जो होगा, आउटगोइंग वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या लेंगे हम लोग, प्लस में लेंगे, और इनकमिंग वाला जो होगा आपका वो क्या लेंगे हम लोग, माइनस में लेते हैं। वो प्लस में और ये क्या लेते हैं हम लोग, माइनस में लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरा जो क्लोज सरफेस के अंदर में इक्वल मैग्नीट्यूड वाला चार्ज हो और अपोजिट साइन वाला हो, मतलब उस केस में क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। मतलब जितना भी केस देखे उस केस में क्या देखे कि उसमें फाई का वैल्यू क्या है, जीरो, फ्लोइंग केस में। तो समझिए कि ये सब हम लोग समझ लिए। इसलिए कहा जाता है कि होलो स्फीयर के केस में इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और एक और पॉइंट कि जरूरी नहीं है कि अगर मेरा फाई जीरो हो गया, अगर मेरा फाई जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। और ये जो आपका है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रहा है तो फाई जीरो होगा, ये गारंटी है, ठीक है। लेकिन ये जो आपको देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो है आपका वो जीरो हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है वो जरूरी नहीं कि वो जीरो होगा या नहीं होगा, वो आपको डिपेंड करेगा चार्ज पे। कि मान लीजिए कि अगर बाहर में अगर चार्ज होगा, अंदर में चार्ज नहीं रहेगा, तो क्या उस केस में तो अंदर में चार्ज नहीं है तो फ्लक्स जीरो और फील्ड जीरो नहीं होने वाला है। अब हम इस पे क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन हम देखने जा रहे हो ये समझिए कि आप देखिए, हम पहले ही बताए हैं कि आपका एक स्टैंडर्ड लेक्चर को हम फ्लो कर रहे हैं। आपको अगर इसमें क्वेश्चन भी करेंगे एक स्टैंडर्ड करेंगे, तो आप क्या कीजिए कि आप एलएन का मॉड्यूल, सबसे अच्छा है कि आप एलएन का मॉड्यूल को आप फ्लो कीजिए। आप अगर नीट के और आईआईटी जेईई का सब को प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और हम भी क्या करते हैं कि आपको अधिकतर क्वेश्चन है हम प्रीवियस से ही करवाने जा रहे हैं अधिकतर। चाहे आपका एक सिलेंड्रिकल शेप हो, इस केस में अगर चार्ज मान लीजिए मेरा इनक्लोज है ए, चाहे मान लीजिए हो सकता है कि आपका जो है इस स्क्वायर शेप में है, चाहे क्यूब शेप में है आपका, इसके सेंटर में अंदर जो बीच में हम लोग देख रहे हैं कि इस केस में मेरा चार्ज इनक्लोज है एप्सिलॉन। हर एक के केस में, जो हर एक के केस में, चाहे आपका इस शेप में क्यों ना हो, इस शेप में क्यों ना हो, सब के केस में जो फाई का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। इस केस में भी क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। इस केस में भी क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। इस केस में भी क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब देखिए, अब मान लीजिए कि हमको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कभी कभी जो होता है कि आपको दे देगा कि बताइए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा और मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि फाई का जो फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा आपका यहाँ पे, यानी क्या होगा कि आपका डिपेंड कर रहा है किस पे, एंगल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और एरिया पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो ऑलरेडी मेरा क्या होगा, यहाँ पे फाई क्या होगा, जीरो होगा। तो ये तो हम समझ गए। लेकिन अब आपसे पूछा कि फाई का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम होने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैक्सिमम होने के लिए cos थीटा का वैल्यू को क्या होना होगा, मैक्सिमम होना होगा। और cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है आपका, cos थीटा का वैल्यू जो आपका मैक्सिमम कितना होता है तो 1 होता है। और cos थीटा का वैल्यू मिनिमम कितना होता है तो -1 होता है। और cos थीटा का cos आपका जो है 180 होता है। आप देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं cos जो आपका लिख रहा है cos 0 लिख रहे हैं तो क्या होगा मेरा -1।
1 हो गया आपका, चाहे cos 180 बोल रहे थे क्या होगा -1, या cos 90 बोल रहे थे क्या होगा मेरा 0। तो अब देखिए कि किस केस में मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम आने के लिए हमको ये दोनों मान तो दिया रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर एंगल के वैल्यू 0 हो, मतलब जिधर फ्लक्स हो उधर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब क्या हो कि अगर मान लीजिए कि एक सिलेंड्रिकल ही ले रहे हैं तो सिलेंड्रिकल के इसका एरिया वेक्टर इधर ही होगा, अंदर में अगर चार्ज है इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर की तरह यहाँ होगा, कि दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो क्या हो जाएगा E इंटू ए हो जाएगा। E इंटू ए, यहाँ पे cos थीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 1, ये मैक्सिमम होगा। लेकिन मिनिमम जो बोलेंगे यहाँ पे आपका मैटर फंसेगा। आप मिनिमम बोलिएगा तो मिनिमम आप सोचिएगा कि सर जब cos का वैल्यू 180 होगा, यानी 180 होगा यानी माइनस होने होगा तब होगा, लेकिन एक गलत बात है। आप क्या होगा यहाँ पे cos का जो मिनिमम वैल्यू होगा क्या होगा 0, क्यों? क्योंकि आप लिखिएगा E A cos 90 यूज कीजिएगा। 90 कहने का मतलब होगा कि आपका जो होगा एरिया वेक्टर जो होगा वो एरिया वेक्टर तो ऑलवेज इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। आपका एरिया वेक्टर जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, चाहे मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, आप इस कर्व सरफेस सिलेंडर ले रहे हैं तो सिलेंडर के जो कर्व सरफेस है तो इसका कर्व सरफेस इस पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा। तो ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब वो जो कर्व सरफेस है वो कर्व सरफेस के द्वारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल ही नहीं रहा है। अगर हम लोग 180 वाला केस ले रहे हैं, 180 वाला कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो एरिया वेक्टर अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए इधर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा 180 बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पास हो रहा है ना क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो हम लोग डिफिनीशन में ऑलरेडी पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो मिनिमम होने के लिए तो पास नहीं होना चाहिए ना। तो नहीं पास कब होगा जब उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 90 डिग्री बनाएगा उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ, यानी थीटा का जो वैल्यू अगर 90 रहेगा तो उस केस में क्या होगा आपका मिनिमम होगा, और मैक्सिमम का होगा थीटा का वैल्यू जब 0 होगा तब उस केस में क्या होगा आपका मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वाला हम लोग देख लिए कि मैक्सिमम कब होगा फ्लक्स और मिनिमम कब होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी भी आप पूछ के देखिए तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा मिनिमम वैल्यू क्या है। अब हम इस पे क्या करते हैं ना कि कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन जो है मान लीजिए कि इस केस में कि अगर हमको एक सिलेंडर दे दिया है, एक आपका सिलेंडर है, यहाँ पे जो देख रहे हैं एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के केस में आपका जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी इस डायरेक्शन में निकलना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में निकलना है, इधर से इंटर कर रहा है मेरा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बोलेगा और इसका जो रेडियस है सिलेंडर का, रेडियस है सिलेंडर का आर दिया हुआ है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि सिलेंडर के द्वारा नेट फ्लक्स क्या होगा। तो जो सिलेंड्रिकल है उसको गॉसियन सरफेस से हो गया, इससे मेरा नेट फ्लक्स कितना पास होगा, यानी नेट फ्लक्स इसमें निकालना है। तो नेट फ्लक्स किसके किसके कारण होगा, ये जो देख रहे हैं इस सरफेस 1 के कारण, दूसरा के कारण, मतलब इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण और इसके क्रॉस ये जो कर्व वाला जो है कर्व वाला के कारण। यहाँ पे लिख रहे हैं φ1 के कारण, φ2 के कारण और एक कर्व वाला के कारण। तो अब देखिए कर्व वाला के कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा। तो φ1 के कारण जो देख रहे हैं, φ1 के कारण क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका एरिया, ये क्रॉस सेक्शन लेते हैं ना आप लोग, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़े E डॉट ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो E हो गया और एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है तो इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब इसके लिए देख रहे हैं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ऑलवेज क्या बताएं कि सरफेस के परपेंडिकुलर इधर होगा एरिया वेक्टर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल है 180। तो हम लोग ऑलरेडी क्या पढ़े हैं E डॉट ए, तो E हो गया और एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब E एक cos थीटा पढ़े ना, E पाई आर स्क्वायर और cos 180, 180 होगा प्लस आप जो इसका देख रहे हैं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा यहाँ का, ये एरिया वेक्टर क्या होगा ऊपर होगा, एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे में कितना डिग्री एंगल बनना है 90 डिग्री, मतलब क्या होगा E A cos 90। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, यानी देख रहे हैं E A पाई, आपका क्या लिख रहा है E पाई आर स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा E पाई आर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 0, यानी नेट जो देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा ऑल ओवर क्या हो जाएगा 0। यानी हम लोग जान रहे हैं कि जब परपेंडिकुलर रहेगा तो कर्व के लिए तो 0 होगा ही, और इसका क्या है कि ऑलरेडी प्लस में आ रहा है, इसका क्या आ रहा है माइनस में, तो नेट मेरा फ्लक्स क्या हुआ 0। तो इस केस में क्या हो रहा है कि नेट फ्लक्स मेरा क्या हो रहा है 0, तो टोटल फ्लक्स बोला है, ये नहीं पूछा है कि इसके लिए, लेकिन इस सरफेस के लिए होगा वो क्या होगा E A पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन इस पे देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा नहीं कि इतना ही कमेंट कर रहे हैं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे।
अब हम ये ले रहे हैं क्यूब का केस। क्यूब का केस में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्यूब में क्या है कि जब फेस पे चार्ज रखा रहेगा तब क्या होगा, सेंटर पे चार्ज रखा रहेगा तब क्या होगा। तो उस केस में हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए कि पहला केस जो ले रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक नेट फ्लक्स देख रहे हैं, मतलब समझिए नेट फ्लक्स क्या होगा। जब क्या कर रहे हैं कि क्यूब है और क्यूब के जब हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज को रख रहे हैं उसके सेंटर पे। चार्ज को कहां पे रख रहे हैं, उसके सेंटर पे रख रहे हैं, ये जो सेंटर पे है। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जा रहा है। इस केस में क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नेट हो जा रहा है। लेकिन आपको अगर पूछ देगा कि बताइए कि एक फेस के कारण होगा क्या, ये दूसरा है पूछ देगा कि अगर सेंटर पे रख रहे हैं, उसके सेंटर पे रखा हुआ है तो उसके फेस के कारण फ्लक्स क्या होगा। तो वन फेस के कारण पूछ रहा है, एक फेस के कारण, किसी एक फेस के कारण पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, नेट जो देख रहे हैं फ्लक्स वो क्या है आपका पूरा क्यूब के कारण है। क्यूब में कितना फेस है आपका 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फाई नेट था उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 6 से, यानी क्या हो जाएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट बाई 6 आपका क्यू, देखिए यहाँ पे क्यू चार्ज बाई क्या हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा आ जाएगा फ्लक्स। यहाँ पे जो देख रहे हैं कि मेरा फ्लक्स आ गया। लेकिन वही मान लीजिए, आप वही हम लोग देखते थे इस केस में अगर ये पूछा था। लेकिन मान लीजिए कि अब उसी चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी चार्ज को किसी क्यूब के हम लोग फेस पे रख रहे हैं। ये जो क्यूब के जो देख रहे हैं उसके फेस पे रख रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो फेस देख रहे हैं उसके फेस पे हम लोग रख रहे हैं, यहाँ सेंटर पे नहीं उसके फेस पे। तो इस केस में हमको कुछ नहीं करना होगा। इस फेस को ढकने के लिए यहाँ पे नहीं रखते, यहाँ पे रख दीजिए। इस फेस को ढकने के लिए आपको कितना क्यूब का जरूरत है, ये पहले सोचिए। आपका 2 क्यूब का, एक और क्यूब अगर इस पे हम लोग लगा देते हैं, मतलब यहाँ पर देखिए एक फिगर आपको हम दिखाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ जो देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर एक फेस पे रखा हुआ है, इस एक फेस पे रखा हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर एक फेस पे रखा हुआ है तो आपको निकालने के लिए क्या किए कि एक ऊपर से एक क्यूब को रख दिए, एक ऊपर से क्यूब को रख दिए। तो ऊपर से क्यूब को रख दे रहे हैं, अगर एक क्यूब को ऊपर से क्या किए कि उसको क्यूब से ढक दे रहे हैं, हम लोग क्या किए क्यूब से ढक दे रहे हैं। तो ये जो फ्लक्स होगा चार्ज के द्वारा ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। यानी जो नेट फ्लक्स होगा तो हम जान रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरा, कि दोनों क्यूब के कारण क्या हो जाएगा, क्यू बाई आपका चार्ज इक्वल एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक क्यूब के द्वारा पूछेगा, क्यूब 1 क्यूब के द्वारा पूछेगा, तो क्या हो जाएगा क्यू नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक ही क्यूब ने दिया था क्वेश्चन में, तो एक क्यूब दिया था उसके फेस पे रखा था, तो क्या हो जाएगा क्यू नॉट बाई आपका 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। लेकिन वही मान लीजिए कि इस केस में अगर उसके एज पे रख दें, देखिए हम जो देख रहे हैं ये तो सेंटर पे रखे थे, वो हम फेस पे रखे हैं। अब हम जो देख रहे हैं कि उसके चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके साइड पे रख देते हैं। कहाँ पे रख रहे हैं, इसके साइड करने का मतलब समझिए ना, उसके एज पे रख दिए। एज पे रखने के बाद देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ रख देते हैं, अब यहाँ पे रखें। तो इस एज को ढकने के लिए हमको जो एज है इसका, उसको ढकने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा तो 4 क्यूब का जरूरत पड़ेगा। यानी जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 क्यूब के कारण क्या होगा, कितना क्यूब के कारण, 4 क्यूब के कारण। लेकिन इस 1 क्यूब के कारण अगर पूछ दे तो 1 क्यूब के कारण मतलब आपको पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब समझिए कि क्यूब के अगर एज पे रख दे रहा है तो उसका क्या हो जाएगा प्लस क्यू नॉट बाई 4 पाई 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर उसके फेस पे रख दे रहा है तो क्यू नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये हो गया। लेकिन वही मान लीजिए कि अगर हमारा इसके सेंटर पे रख देते, इसके कॉर्नर पे रख देते, ये जो क्यूब है उसके कॉर्नर पे रख देते हैं, ये जो क्यूब दिख रहा है इसके कॉर्नर पे रख देते हैं, तो उस कॉर्नर को ढकने के लिए अगर यहाँ पे 4 रखते हैं, इसको ढकने के लिए हमको 8 क्यूब का जरूरत पड़ेगा। कितना का, 8 क्यूब का जरूरत पड़ेगा। तो 8 क्यूब का तो नेट मेरा जो हो गया, मेरा क्या हो गया 8 क्यूब के लिए क्या होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। लेकिन इस 1 क्यूब के लिए पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 1 क्यूब के लिए क्या हो जाएगा क्यू नॉट बाई 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये समझिए कि ये मेरा हो गया। अगर हम लोग एज पे रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा क्यू नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग कॉर्नर पे रख रहे हैं तो क्यू नॉट बाई ये 4 से क्यू नॉट बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए हम ऐसा नहीं है कि हम लोग वो जो रख रहे हैं वो निकालने के लिए, क्योंकि हमको क्लॉज बनाना है, उस सरफेस को क्लॉज करना है, उसके बाद अंदर में चार्ज क्लॉज बाई एप्सिलॉन नॉट करना है। देखिए हमारा भी बोलते बोलते जो मेरा है हालत खराब हो जाता है। इसलिए प्लीज आप लोग क्या कीजिए, इस सपोर्ट कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमको आपका कमेंट देख के खुशी हो और हमको लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं और हमको नेक्स्ट लेक्चर बनाने में हमको बहुत मजा आए। ठीक है, तो थैंक यू।